अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल का टॉपिक भी आपने गौर से देखा भी होगा, समझा भी होगा, उसको होमवर्क भी याद किया होगा। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 11 एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसके अंदर आज का टॉपिक हमारे पास है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। कल हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आज का टॉपिक इससे रिलेट करता है। सबसे पहले देख लेते हैं इवेपोरेशन कहते किसे हैं। इवेपोरेशन इज द चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर्स, यानी लिक्विड का अपनी स्टेट चेंज करके वेपराइज हो जाना, गैस में कन्वर्ट हो जाना, क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड स्टेट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट। ठीक है, लिक्विड जो है वो वेपराइज हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। क्या ये वाला प्रोसेस कूलिंग का इफेक्ट देता है, ठंडक देता है? आइए देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल हमारे पास है, इसको क्या है कि इफ अ लिटिल स्प्रिट और परफ्यूम इज स्पिल्ड ऑन हैंड इट एवेपोरेट्स क्विकली एंड हैंड फील्स कूल। क्या है कि जो है अगर परफ्यूम को या स्प्रिट को आप थोड़ी क्वांटिटी में अपने हाथ पर स्प्रे करें तो क्या होगा? एवेपोरेट हो जाएगा क्विकली। आप सबको ये बात पता है गर्ल्स कि कुछ लिक्विड्स जो है वो हाई टेम्परेचर पर एवेपोरेट होते हैं और कुछ लिक्विड्स रूम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पे एवेपोरेट होते हैं। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एवेपोरेट होता है। परफ्यूम की बात करें, स्प्रिट की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं? अपनी स्टेट को चेंज कर देते हैं और लिक्विड से वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि परफ्यूम का स्प्रे किया है, अपने हाथ पे परफ्यूम का स्प्रे किया है, सरफेस पे किया है। ठीक है, तो होगा क्या? आपको तो ऑब्जर्व करते हैं कि ये लिक्विड होता है जब आप स्प्रे करते हैं और थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? ये वेपराइज हो जाता है और ड्राई हो जाती है ये हिस्सा, यानी ये लिक्विड क्या बन गया? वेपर्स बन गया, गैस बन गई और आपका जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं। टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर perfume spirit requires latent heat which it takes from hand which loses heat and cools। यानी आपने जो स्प्रे किया है अपने हाथ पे या मैंने सरफेस पे किया है स्प्रे, तो अब ये लिक्विड एवेपोरेट होगा और लिक्विड को एवेपोरेट होने के लिए, अपनी स्टेट चेंज करने के लिए हीट चाहिए होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। कल भी हमने पढ़ा है। तो ये लेटेंट हीट इस सरफेस से क्या करेगी? ये जो है लिक्विड लेगा और अपनी स्टेट चेंज करके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाली सरफेस जहां से हीट का लॉस हुआ है, ये सरफेस थोड़ी टाइम के लिए क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जबकि इसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन इस हिस्से का जहां पर आपने स्प्रे किया है वो हिस्सा थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा होगा? क्योंकि इस सरफेस की जो हीट थी वो इस्तेमाल हो गई लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए या वेपराइज होने के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। यानी एवेपोरेशन वो अमल है जिसने क्या किया है? कूलिंग दे दी है, ठंडक दे दी है। इसकी एग्जांपल एक और देख लेते हैं गर्ल्स। कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, एवेपोरेशन ऑफ स्वेट कॉज कूलिंग इन आवर बॉडी। हमें गर्मियों में पसीना आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा से मुराद नॉर्मल से 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बढ़ गया है, तो ऑटोमेटिक हमें क्या हो जाता है? स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है। स्वेटिंग एक नेचुरल फेनोमेना है कि जिसमें क्या होता है? हीट का लॉस होता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो ऑटोमेटिक पसीना आएगा। अब ये पसीना क्या होगा? वेपराइज होगा या ड्राई होगा। इस स्वेट को ड्राई होने के लिए या वेपर्स बनने के लिए हीट चाहिए और वो हीट ये कहाँ से लेगा? जी, आपकी बॉडी से लेगा। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो टेम्परेचर क्या होगा? वो यूज होगा स्वेट को वेपराइज करने के लिए, एवेपोरेट करने के लिए। तो स्वेट जो है वो वेपराइज हो जाएगा और आपकी बॉडी जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगी? कूल। इसलिए आप देखते हैं जब आपको पसीना आता है तो आपको क्या होता है? ठंडक का एहसास होता है। एक तो आपकी बॉडी भी जो है वो, आपकी बॉडी की हीट भी जो है वो लॉस हो रही है या हीट कम हो रही है, टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है। साथ ही साथ अगर एयर होगी तो एवेपोरेशन क्या हो जाएगी? और ज्यादा फास्ट हो जाएगी।
एवापोरेशन फास्ट हो जाएगी, यानी दोनों फैक्टर इन्वॉल्व है। एक तो आपकी बॉडी की हीट ने भी काम किया, साथ एयर ने भी काम किया, स्वेट आपका एवापोरेट हो गया और आपकी बॉडी क्या हो गई, कूल हो गई। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, अब आप करके देख लीजिएगा ये वाली एक्टिविटी। परफ्यूम को स्प्रे कीजिएगा, देखिएगा जिस पार्ट पे आप स्प्रे कर रहे हैं वो पार्ट थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, आपका बॉडी पार्ट ठंडा हो जाएगा। इसके बाद गाइस हम देखते हैं चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑन सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन किसे कहते हैं, सॉलिडिफाई होने का अमल, यानी कोई भी मैटर जो है वो सॉलिड बन जाए तो उस प्रोसेस को या उस जो है वो अमल को क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें मैटर अपना वॉल्यूम क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास व्हेन वाटर फ्रीजेस इट एक्सपैंड एंड टेक्स अप अ लार्जर वॉल्यूम देन वाटर। जब वाटर को फ्रीज किया जाता है तो आप सबने इसका अनयूजुअल बिहेवियर पढ़ा है कि जब भी वाटर को फ्रीज किया जाता है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है और वाटर से ज्यादा वॉल्यूम इसका क्या हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन पर हो जाता है, आइस का होता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं पाइप बर्स्ट ड्यूरिंग अ वेरी कोल्ड वेदर। बहुत ठंडक होती है तो वाटर की पाइपलाइंस में वाटर आइस बन जाता है, आइस एक्सपैंड होती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ठंडक में पाइप जो होते हैं वो मेटल के पाइप बर्स्ट होते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, देख लीजिए मेटल के पाइपलाइन क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी इन कोल्ड वेदर, क्योंकि वाटर जो है वो वाटर एक्सपैंड नहीं होता, लेकिन जब वो फ्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन शो करेगा। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ये हमारी कॉमन एग्जाम्पल है कि जब भी हम बॉटल को, पानी की बॉटल को फ्रीज करते हैं तो फ्रीज होने के बाद बॉटल एक्सपैंड हो जाती है, इसकी शेप भी चेंज हो जाती है और सम टाइम ये क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि वाटर जो है वो एक ऐसा मैटर है जो सॉलिडिफाई होने पर क्या हो जाता है, एक्सपेंशन शो करता है, इसका वॉल्यूम कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे पास तमाम सब्सटेंसेस क्या करते हैं, जब वो सॉलिडिफाई होते हैं तो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मोस्ट सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम व्हेन दे सॉलिडिफाई। और जितने भी मैटर होते हैं जब हम उनको सॉलिडिफाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, मोल्टन पैराफिन वैक्स। मोम होती है, आपने देखा होगा जब वो मेल्ट हुई हुई होती है तो क्या होती है, एक्सपैंड होती है, पिघली हुई होती है तो एक्सपैंड होती है, लेकिन जब वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है तो उसमें डीप क्लैफ्ट पड़ जाता है, शिगाफ सा पड़ जाता है, या फिर यहाँ पे श्रिंक हो जाती है, ये श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो बाकी जितने भी जो है वो मैटर है वो सॉलिडिफाई होने पे क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स उनके करीब करीब आ जाते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ वाटर एक्सेप्शनल केस है आपके पास जो एक्सपेंड होता है, बाकी सारे जो मैटर हैं वो क्या होते हैं, सॉलिडिफाई होने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। चलिए अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा वॉल्यूम को चेंज होता हुआ ऑन सॉलिडिफिकेशन, यानी मुख्तलिफ मैटर लिए हमने और जब उनको सॉलिडिफाई किया तो वॉल्यूम उनके चेंज हो गए। ठीक है, जैसा कि वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया जब वो आइस बना तो एक्सपेंशन शो हुई उसमें, और वाटर का वॉल्यूम जो है आइस बनने के बाद बढ़ गया, सॉलिडिफाई होने के बाद जो है वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया। इसी तरह से हमने और जितने भी हम मैटर लेते हैं जब हम उनको सॉलिडिफाई करते हैं तो क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स उनके करीब करीब आ जाते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्सेप्ट वाटर। वाटर एक अनयूजुअल बिहेवियर है। तो इसकी एग्जांपल हमने किससे देखी, पैराफिन वैक्स से देखी कि जब हमने उसको सॉलिडिफाई किया तो उसमें क्या हुई, श्रिंकेज हुई, उसके मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए, मॉल्टन स्टेट उसमें एक्सपेंशन थी, लेकिन जब वो कूल हुई तो उसमें क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन पे उसमें उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब करीब आ गए और ये श्रिंक हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। प्रेशर का अफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें सॉलिड अपनी स्टेट चेंज करके क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है या लिक्विफाई हो जाता है। सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, इफ अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ सॉलिड
solid that expand on cooling like ice, its melting point is lowered. अब क्या किया है इन्होंने, कहा क्या है इन्होंने, आइस को ही लिया है, आइस पे जब यानी ऐसा प्रेशर अप्लाई किया है ऐसे सॉलिड पर जो एक्सपैंड होता है कूल होने पर, और कूल होने पर एक्सपैंड कौन होता है, आइस। आइस पे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लोअर्ड, कम हो जाएगा। क्या कैसे कम होगा देख लेते हैं हम। आइस के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या है, डिस्टेंस जो है आपको ज्यादा नजर आए, क्योंकि आइस जो है वो एक्सपेंशन शो करेगी। वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो ये एक्सपेंड होगा, ठीक है। जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और आप सबको ये बात पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, थोड़ा गैप होता है। तो आइस को लिक्विफाई होने के लिए कम प्रेशर चाहिए होगा और ये आसानी से क्या हो जाएगा, लो प्रेशर पे अपनी स्टेट चेंज कर देगा और मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, इफ अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ सॉलिड दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग लाइक पैराफिन वैक्स, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज रेज्ड। अब ऐसा हमने सॉलिड ले लिया है, ऐसा मेटल लिया है जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया सॉलिडिफाई होने पर। पैराफिन वैक्स, वैक्स क्या होती है, ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सॉलिड बन जाती है। क्यों सॉलिड बन जाती है, क्योंकि ठंडक में जो है इसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। अब हमने क्या किया है, इसको हमें मेल्ट करवाना है और मेल्ट करवाने के लिए हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर। तो इसके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी ही करीब करीब हैं, हमें इस पे प्रेशर अप्लाई करना है, इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कराना है और लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स थोड़ा फासले पर होते हैं। तो करीब करीब इसके मॉलिक्यूल्स हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इन पे ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा इसको मेल्ट करवाने के लिए और मॉलिक्यूल्स को थोड़ा फासले पे करने के लिए, या वैक्स जो है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्या है, इफ अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ सॉलिड दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग लाइक पैराफिन वैक्स, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज रेज्ड। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आइस के मुकाबले में क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस पर हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा, ज़्यादा प्रेशर पे क्या होगा, ये मेल्ट होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है रिजलेशन और रिफ्रीजिंग। रिजलेशन और रिफ्रीजिंग, रिफ्रीजिंग का प्रोसेस आप गर्ल्स ऑब्जर्व करते होंगे, अगर आप गए होंगे मरी सवात, वहाँ पर सर्दियों में आपने देखा होगा, आप स्नोबॉल बनाते हैं, स्नोबॉल बना के आप किसी को हिट करते हैं तो दोबारा वो आइस बनती है, दोबारा आप उसको इजीली स्नोबॉल बना सकते हैं। ये प्रोसेस रिफ्रीजिंग होता है, किस तरह से होता है पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आप इसके लिए आप आइस लें, ठीक है, आपने आइस ली है। अब आइस पे आपने क्या किया है, वायर लिया है, कॉपर वायर आपने यूज किया है, उसके दोनों तरफ आपने वेट लटका दिया है, ठीक है, वेट उसके अटैच कर दिया है ताकि ये कॉपर वायर आसानी से जो है वो आइस के सरफेस पर इजीली जो है वो आ सके। अब हुआ क्या, कॉपर वायर के नीचे जो है आपको लेटेंट हीट है जो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन ये लेटेंट हीट क्या करेगी, इसको मेल्ट करवाएगी। साथ ही आपने प्रेशर भी अप्लाई किया है। अभी आपने दोनों प्रोसेसेस पढ़े कि प्रेशर और हीट, इन दोनों का इफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, प्रेशर भी दे रहे हैं और साथ में आइस के सरफेस के नीचे लेटेंट हीट मौजूद है। अब ये प्रेशर और लेटेंट हीट क्या करेगी, ये आइस को मेल्ट करेगी। आप सबको पता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लोअर्ड है। प्रेशर अप्लाई करने से आइस का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, तो ये जो है आइस आसानी से नीचे की तरफ जाएगी। जब प्रेशर इस पे पड़ेगा तो ये वायर डाउनवर्ड सरफेस पे जाएगा, ऊपर के ऊपर आपके पास वाटर आ जाएगा, वाटर दोबारा से क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर के सराउंडिंग में कौन सा टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर दोबारा से क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। तो सराउंडिंग में दोबारा वाटर रिफ्रीज हो जाएगा, जबकि डाउनवर्ड जो है जहां जहां प्रेशर पड़ता जाएगा वहां की आइस मेल्ट होती जाएगी और ये वायर जो है वो डाउनवर्ड जाता जाएगा। आइए देख लेते हैं इस एक्टिविटी को। गर्ल्स देख लीजिए, मैंने ये आइस ली है, ठीक है, और यहाँ वायर की जगह मैंने थ्रेड लिया है, धागा लिया है, और वेट मैंने दोनों अपने थंब का वेट यानी प्रेशर जो अप्लाई कर रही हूँ अपने थंब से प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अब प्रेशर एक्सर्ट करने से आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर हो गया है और ये मेल्ट होनी शुरू हो गई है। मेल्ट कौन सा पॉइंट हो रहा है इसका, मेल्ट इसका वही पॉइंट हो रहा है जो थ्रेड से, जो सरफेस थ्रेड से और आइस की एक दूसरे से अटैच हो रही है, वो हिस्सा क्या हो रहा है, मेल्ट होता जा रहा है, ठीक है।
जबकि ऊपर का वाटर रिलैक्स हो रहा है, ऊपर का वाटर दोबारा से क्या हो जाएगा, रीफ्रीज हो जाएगा, उस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा होगा। और जहाँ जहाँ प्रेशर अफेक्ट करेगा जिस पार्ट पे आइस के, वो हिस्सा क्या हो जाएगा, मेल्ट होता चला जाएगा। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि इस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है और थ्रेड जो है वो प्रेशर डाल रहा है इस आइस पर? हम ये देख लेते हैं। देख लिए ये क्या हो रहा है, ये थ्रेड जो है ये प्रेशर से अंदर की तरफ चला गया है। क्यों अंदर की तरफ चला गया है? क्योंकि आइस जो हो गई है मेल्ट हो गई है। जबकि ऊपर का वाटर रिलैक्स हो गया था तो दोबारा से वो क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीफ्रीजिंग। ठीक है, ये देख लीजिए। इस तरह से आप कर भी सकते हैं, खुद से भी करके देखिएगा। जब आप प्रेशर, आप आइस क्यूब लीजिएगा, ठीक है, और धागे से दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई करिएगा तो ये जो प्रेशर है ये क्या करेगा, आइस को मेल्ट करेगा और जो है वो आइस मेल्ट होती चली जाएगी अंदर से, जबकि ऊपर का वाटर दोबारा से क्या हो जाएगा, रीफ्रीज हो जाए। देख लीजिए, ठीक आया समझ में? चलिए गर्ल्स, उम्मीद है आज का टॉपिक अच्छी तरह आपकी समझ में आ गया होगा। होमवर्क नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन 8 एंड लर्न इट फ्रॉम यूनिट 11। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है क्या, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 8 पेज नंबर 91 पे मिलेगा आपको। 7 है आपके पास, हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है एवापोरेशन किस तरह से कूलिंग इफेक्ट देता है। पेज नंबर 89 पे एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, यहीं से आपको आंसर देखना है इसका। देखिएगा और लिखिएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ प्रेशर इज अप्लाइड व्हाट हैपन टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड दैट एक्सपैंड व्हेन हीटेड, कॉन्ट्रैक्ट व्हेन हीटेड। ये टॉपिक है, आपने अभी पढ़ा है ये टॉपिक पेज नंबर 90 पे। इस टॉपिक को रीड कीजिएगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑन सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, और इसी तरह से इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अपना काम मैंने आपको पहले जो होमवर्क दिया था गर्ल्स वो देख लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ फ्यूजन का डिफरेंस मैंने दिया था, इसी तरह से आपने किया होगा। साथ में ये डायग्राम भी बना दी होगी। साफ़ सुथरा काम कीजिएगा, आज का काम भी साफ़ सुथरा कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।